So, what is Linux and who is created and why we created and what are GNU and GPL and what is the difference between Unix and Linux and advantage and disadvantage. Okay. So, first of all, Linux is not an operating system. ठीक है, मतलब लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 10, है ना, 11 अभी लेटेस्ट है जो, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट आप लोग लिनक्स सुने होंगे, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है लिनक्स। बट यूजुअली लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं तो उसको कंसीडर करते हैं लोग, बट टेक्निकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। ठीक है, लिनक्स एक कर्नल का नाम है। ठीक है, तो कर्नल होता क्या है? कर्नल बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है। कोर कंपोनेंट का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि किस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, जैसे कि मुझे कोई प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा, लॉग इन करूंगा, मतलब जो भी मेरा यूजर है उससे लॉग इन करके ओएस पे मैं लॉग इन किया, और देन मैं अगर MS ऑफिस वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वर्ड पे जाऊंगा और उसमें वो डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट आउट निकालना, तो मैं वर्ड ओपन करूंगा और फिर जाके उसके ऑप्शन में जाके प्रिंट में क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दी है, किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, तो जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो वो इंस्ट्रक्शन मैंने अपनी लैंग्वेज में दी है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में दी है। वो इंस्ट्रक्शन चले जाएगी, जो भी मैंने कमांड दी है वो चले जाएगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपर लेयर होता है, दैट्स कॉल्ड शेल। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपर लेयर होता है वो क्या कहलाता है? आपका शेल, शेल कहलाता है। तो वो इंस्ट्रक्शन चले जाएगी शेल के पास। शेल चूंकि उसका काम क्या है, सिर्फ इंटरप्रेट करना, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रही है उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, फिर इंटरप्रेट करने के बाद कर्नल को वो इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, तो वो इंटरप्रेट मतलब ट्रांसलेट कर रहा है कर्नल की लैंग्वेज में। ठीक है, कर्नल या तो असेंबली में लिखा हो सकता है या सी पे लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आजकल तो सी पे ही, जो आपका लिनक्स कर्नल है वो सी पे ही लिखा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अब वो किसके पास आ गई? कर्नल के पास आ गई। तो कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके वो क्या करता है, वो सारे हार्ड इनपुट आउटपुट, आपका सिस्टम मैनेजमेंट, आपके सारे हार्डवेयर का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कर्नल कर रहा है। तो अब इंस्ट्रक्शन किसके पास आई है? कर्नल के पास आई है। कर्नल पहले समझेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, किसको देनी है ये इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब कर्नल समझ गया कि हाँ, कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है इस हार्डवेयर को देनी है। ठीक है, मतलब इसको कैसे प्रोसेस कर, किस तरह फॉरवर्ड करना है, इस पे क्या काम करना है, ये वो समझ गया है। ठीक है, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो मशीन लैंग्वेज में यानी लो लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेगा। लो लैंग्वेज क्या होती है? 1 0। आप लोगों ने सुना होगा बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 1 और 0। आपका कंप्यूटर क्या क्या समझता है? 1 और 0 ही समझता है, उसको कहते हैं अपन मशीन लैंग्वेज। तो आपकी इंस्ट्रक्शन आई किधर? आपके कर्नल के पास। कर्नल ने उसको मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया और वो इंस्ट्रक्शन किसको दे दिया? हार्डवेयर को। हार्डवेयर मतलब सबसे पहले डेफिनेटली आपको पता होगा कि हार्डवेयर मतलब आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम से होते हुए प्रोसेसर के पास जाएगी, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और फिर प्रिंटर को देगा। ये हार्डवेयर का पूरा एक क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, इस तरह इंट्रैक्शन कर रहा है पूरे हार्डवेयर। तो वो जो भी इनपुट आई है वो प्रिंटर के पास चले गई। ठीक है, अब प्रिंटर ने उसको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। ठीक है, तो इस तरह पूरा पूरा प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो किस तरह हम कंप्यूटर, चूंकि हार्डवेयर है, उसको किस तरह कमांड देते थे? क्योंकि ये मशीन है, मशीन बिना कमांड के काम नहीं कर सकती, करेक्ट? तो किस तरह उसको कमांड देते थे? सॉरी, मेरा
गला थोड़ा खराब है, सॉरी फॉर दैट। तो वो इंस्ट्रक्शन किधर आ गई अभी, मतलब किस तरह हम काम करते थे, मतलब जब हमारा किस तरह कमांड देते थे कंप्यूटर को, तो उस समय हम यूज करते थे पंच कार्ड। ठीक है, जब शुरुआत में कंप्यूटर आया था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो पंच कार्ड का मतलब क्या होता था कि हम एक कार्ड होता था उसमें ना बाइनरीज जो होती है वो पंच करते थे। ठीक है, मतलब हमें अगर 2+2 कराना है कंप्यूटर को, उसका मतलब रिजल्ट हो 2+2 क्या होता है, तो वो हमें पहले जो इनपुट है वो भी बाइनरी में देनी पड़ती थी, जो आउटपुट मिलता था वो भी बाइनरी में मिलता था। करेक्ट। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता होगा उस समय हमें कंप्यूटर में काम करना। ठीक है, क्योंकि इनपुट भी बाइनरी में देना, जैसे मुझे 2+2 करना है तो वो 2 का भी बाइनरी में, पूरा पूरा जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो बाइनरी में देना पड़ेगा, और वो प्रोसेस करेगा आपका कंप्यूटर, फिर उसको हमें आउटपुट भी देगा, वो भी बाइनरी में देगा, फिर उसको अपन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर समझ जाएंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो इस ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हो डिसएडवांटेज था, उसी को ओवरकम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे बने हैं। ठीक है, आप एक बोल सकते हो फुली फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था यूनिक्स। ठीक है, शुरुआत में तो बहुत सारी चेंजेस हुई, पहले यूनिक्स में क्या, पहले यूनिक्स को बंद कर दिया, शुरुआत बनाना चालू किया, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो जैसा बनाना चाहते थे वैसे नहीं बन पाया, उसको बंद कर दिया गया उस प्रोजेक्ट को। टी AT&T लैब में बनाया जा रहा था वो। ठीक है, बट केन थॉमसन और डेनिस रिची जिसने सी भी बनाई है, इन्वेंट की है, तो डेवलप की है, तो उन्होंने ही यूनिक्स को दोबारा लिखा, सी पर लिखा, और एक मतलब फुली फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया 1969 में। ठीक है, तो उस समय जो यूनिक्स था वो ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स था मतलब उसका सोर्स कोड अवेलेबल था सबके लिए। ठीक है, बट कुछ समय बाद उसको उसके सोर्स कोड को क्लोज कर दिया गया, और उसको बेचा जाने लगा। ठीक है, कमर्शियली। तो बहुत सारी कंपनियां थी जिसने उस सोर्स कोड को परचेस करके अपने प्रोटोकॉल के थ्रू एक नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, जैसे कि अपन आईबीएम की बात करते हैं, आईबीएम का जो यूनिक्स आता था वो AIX आता है, HP का UX आता है ना, इसी तरह और भी सारे थे। तो अब ये लोग डोमिनेट करने लगे मार्केट में। तो मतलब अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना है, मुझे कुछ रिसर्च करना है, तो मुझे अगर कंप्यूटर पे काम करना है, तो मुझे इनसे इनसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, जो उस समय बहुत कॉस्टली था। ठीक है, मतलब अगर कोई पुअर पर्सन अगर वो उसमें रिसर्च करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। वो इस चीज को ऑब्जर्व किया, और वो चाहता था कि वो एक ऐसा एसोसिएशन बनाए जो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स को सपोर्ट करे। ठीक है, तो 1984 में उन्होंने चालू किया ये, जिसका नाम था एक मिनट, हम्म, ये जिनका नाम था आपका GNU। ठीक है, GNU नॉट यूनिक्स। ठीक है, तो वो चाहते थे कि यूनिक्स जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो फ्री हो और ओपन सोर्स हो, और ये भी ये चाहते थे कि बहुत सारे ऐसे मतलब टूल्स भी इसमें ऐड हो जो फ्री हो और ओपन सोर्स हो। ठीक है, तो GNU बेसिकली एक एसोसिएशन है जो इनको सपोर्ट करती है, जो ओपन सोर्स और फ्री टूल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट करती है। ठीक है, और उनको लाइसेंस भी देती है, उनका लाइसेंस होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL लाइसेंस। ठीक है, जो भी ओपन सोर्स या फ्रीवेयर होता है उनको लाइसेंस दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं GPL लाइसेंस। कौन देता है? GNU देता है। ठीक है, तो अब ये बात हुई कि भाई GNU आ गया है, बट अभी भी यूनिक्स जो है आपका क्लोज्ड है ना। तो देयर इज वन मोर पर्सन जो फिनलैंड में पढ़ाई कर रहे थे,
ठीक है, पीएचडी कर रहे थे, उनको भी कुछ रिसर्च करना था, तो उन्होंने ढूंढा मार्केट में कि कोई मुझे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल मिल जाए जिससे मैं क्या कर सकूं, अपना रिसर्च कर सकूं। ठीक है, तो उनको ऐसा कुछ मिला नहीं, एक मिला था जिसका नाम मल्टिक्स था, बट वो बोल सकते हो वो सिर्फ टीचिंग के लिए यूज होता, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। तो अब ये परेशान थे कि क्या ऐसा किया जाए, तो उन्होंने बोला कि मैं परेशान हूं तो दूसरे लोग भी इसी तरह परेशान होंगे, तो उन्होंने क्या किया, आ, एक कर्नल बनाना चालू किया। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने लिनिक्स रखा, लिनिक्स। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम था लिनिक्स, लिनिक्स टोवर्ड्स, और कर्नल का नाम रखा लिनिक्स। ठीक है, तो उन्होंने 1991 में स्टार्ट किया, और 1993 में, अब देखोगे, लिनक्स के 12,000 यूजर्स हो गए। ठीक है, बट उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया था, उन्होंने कर्नल बनाया था। ठीक है, उन्होंने कर्नल बनाया और पब्लिकली पब्लिश कर दिया, उस कर्नल को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। तो जो दुनिया के जितने डेवलपर्स हैं, उन्होंने उस कर्नल को डाउनलोड किया और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। ठीक है, तो लिनक्स कैसा था, लिनक्स यूनिक्स जैसा ही दिखता है, बट वो वो और क्या बोल सकते हो, ओपन सोर्स है और फ्री है। ठीक है, ये भी एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। फुली फ्लैज ऑपरेटिंग, मतलब फुली फ्लैज बोल सकते हो इसको। तो अभी ये लिनक्स तो बन गया, कर्नल तो बन गया, बट इसको एक क्या बोल सकते हो, एक नेम फेम दिलाने के लिए, एक ओपन सोर्स का वो एक वो सर्टिफिकेट दिलाने के लिए उनको जीएनयू से जीपीएल लाइसेंस इनको रजिस्टर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो जीएनयू वालों ने लिनक्स को एक ओपन सोर्स का यानी जीपीएल लाइसेंस दिया, तब जाके आपका लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स बना, और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया इसका सोर्स कोड, और देन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर बनने लगे। तो लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं लिनक्स जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, तो लिनक्स एक फ्री है, फ्री कर्नल है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, उसमें चेंजेस करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, अगर कहाँ से डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, यहाँ से आप उसका कर्नल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अभी बहुत सारी नई नई रिलीज होगा, लेटेस्ट कर्नल पड़ा होगा उसमें, वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी। तो लिनक्स बेसिकली आप लोग ने सुना होगा कि कर्नल के दो डिजाइन होते हैं, नहीं सुना है तो बता देता हूँ। एक होता है, दो टाइप के होते हैं, एक मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। ठीक है, तो मोनोलिथिक जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हो बहुत इजी होता है बिल्ड और डिजाइन करना, बहुत मतलब कंपैरिजन टू माइक्रो कर्नल ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, माइक्रो कर्नल शुरुआत में बनते थे जब वो डॉस ऑज आया था, तब वो माइक्रो कर्नल थे। मोनोलिथिक कर्नल जब ये लिनक्स वगैरह तब आए थे, बेसिकली लिनक्स कर्नल ही मोनोलिथिक कर्नल कहलाता है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो वो टाइप ऑफ मोनोलिथिक है। ठीक है, लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, माइक्रो कर्नल की बात करो तो ज्यादा सेफर है, बट स्लो है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उसको उसको बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको डिजाइन करना डिफिकल्ट है। ठीक है, बट आजकल मोनोलिथिक ही आते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सब मोनोलिथिक ही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जीएनयू जीपीएल, आई विल शेयर दिस स्लाइड विथ यू गाइस। ओके, तो हमें हम कहाँ कहाँ और क्यों यूज करना चाहिए लिनक्स को। ठीक है, तो बेसिकली लिनक्स को हम सर्वर प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरा फैक्टर है प्राइस, क्योंकि आपको मालूम है ओपन सोर्स अब फ्री है। ठीक है, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी। ठीक है, लिनक्स
के जो मतलब जो भी उसमें टूल्स मिलते हैं या सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो सारे फ्री होते हैं, ठीक है। और उसका डेस्कटॉप भी अलग अलग डेस्क, जैसे जीनोम डेस्कटॉप होता है, केडीई डेस्कटॉप होता है, और बहुत सारे डेस्कटॉप होते हैं लिनक्स के अलग अलग। उनका इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज है, आपको एडवांटेज पता है कि फ्री है और रिसर्च के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और फॉर मतलब जितने भी सर्वर से सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिनक्स ही है, लिनक्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है सर्वर्स में, ठीक है। तो अगर आपको इनके बारे में और भी चीजें जानना है तो ये सारी लिंक्स है जहां से आप इनके बारे में और जान सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे कि लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एक ओपन सोर्स है बट उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रेड हैट है, मैंड्रेक है, सूजे है। 1 मिनट गाइस। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट, मैंड्रेक, सूजे, आप डेबियन बोल दो, ठीक है, जेन टू, पेन टू, और बहुत सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। अगर आप जब लिनक्स इंस्टॉल करोगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्टॉल करोगे, तो लिनक्स का एक फाइल सिस्टम हायरार्की है, ठीक है। उससे क्या क्या उसमें कैसा डिजाइन है कि भाई आ, हर एक डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन किया गया है किस तरह की बाइनरीज या किस तरह की फाइल्स रखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिनक्स में एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब जैसे विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक बूट डायरेक्टरी, तो उसमें बूटिंग फाइल रखी रखी जाएगी, उसमें आप बोल सकते हो कर्नल रखा जाएगा, ठीक है। मतलब जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो सारी फाइल्स बूट डायरेक्टरी में रखी जाएगी। इसी तरह बहुत सारी कमांड्स आप जब लिनक्स में यूज करोगे तो वो कमांड्स कहाँ रखी जाएगी, तो बिन के अंदर है ना, एस बिन के अंदर, ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी जब हम इसको फुली मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्टरी किस किस टाइप की फाइल स्टोर करती है और कौन सी डायरेक्टरी किस काम पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिनक्स का अगर आप बोलो तो मजा ही उसके CLI पे है, ठीक है। मतलब आप डेस्कटॉप पे इतना काम नहीं करने वाले हैं रियल टाइम में, उसके CLI पे ही काम करने वाले हैं, और वो ही ज्यादा अ, उसमें ही ज्यादा आपको मजा आएगा काम करने में, ठीक है। और क्योंकि वो फास्ट भी है और मोस्टली ऑटोमेशन के लिए भी बहुत तो अच्छा यूज किया जाता है उसका, ठीक है। तो जो लिनक्स में आपको CLI मिलता है, जो शेल मिलता है, उसको हम कहते हैं बॉर्न अगेन शेल, बैश शेल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और बहुत सारी शेल होती है, जेड शेल, शी शेल, और बहुत सारी शेल होती है, ठीक है। ये सारे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपसे बताया था, रेड हैट, मैंड्रेक, मैंड्रेक, सूजे, ये लाइसोरस, जेन टू, किनोपिक्स ना। तो रेड हैट जो है एक कमर्शियल, आप बोल सकते हो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि अपना लाइसेंस देते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ठीक है। अब उसका आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे पैकेज सपोर्ट चाहिए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप उसको उसका सपोर्ट चाहिए, तो रेड हैट उसके लिए आपको सपोर्ट देता है, बट उससे उसके लिए वो आपसे चार्ज भी लेता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, फिर वो आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। जैसे नया अपडेट्स आए या कुछ बग है, तो उसके लिए आपको रेडेट सपोर्ट करेगा। तो रेडेट ने भी ऐसा करके रखा है कि दो, एक कमर्शियल वर्जन निकाल के रखा हुआ और एक फ्री वर्जन भी निकाल के रखा हुआ है, ठीक है।
और कमर्शियल में आपको वो सपोर्ट देगा। रेड हैट के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि RSC SA, RSC E, ठीक है, ये सर्टिफिकेशंस है उनके। तो एक ये है मेंट्रैक बेस्ड ऑन रेड हैट, ठीक है। सेम वैसी है। सूजे भी एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बट डिफरेंट है। ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, ये बहुत कम कंपनियां या बहुत कम जगह आपको देखने मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको Debian और रेड हैट देखने मिलेगा, यानी Ubuntu और रेड हैट। ये भी आप बोल सकते हो एक क्या बोल सकते हैं कि हाई कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और गेमिंग वगैरह या उसके लिए आप ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जेन 2 को। तो अब मैं, ये तो हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम लिनक्स का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करेंगे। तो या तो हम VMware का यूज करेंगे, ठीक है, VMware में किस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज करेंगे। या तो दूसरी चीज है कि हम क्लाउड में भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ AWS, ठीक है, जिसमें मैं लिनक्स का सर्वर सेटअप करूंगा। ठीक है, तो मैं लॉग इन कर लिया हूँ AWS में। तो अगर आप लोग भी इस तरह कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लॉग इन किया आपने AWS में, ये आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद आपको EC2 पे आना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ मिलेगा लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ नेम दे दो जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, OS इमेज तो मैं रेड हैट दे देता हूँ। ये मैं रेड हैट सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड हैट Enterprise 9, ठीक है। बहुत सारे हैं, मतलब अभी लेटेस्ट में 9 आया है, ठीक है। तो ये आपका सर्वर क्रिएट हो गया है। अब हम उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, तो देखो आप लोग भी रियल टाइम में इसी तरह लिनक्स सर्वर एक्सेस करोगे, ठीक है। ऐसा GUI वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि सर्वर तो डेटा सेंटर में रखा होगा, और उसको आप कैसे एक्सेस करोगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यूज करोगे पुट्टी का या पुट्टी हो गया, या पावर शेल हो गया, या गेट बैश हो गया, जो भी है। और आपके पास अगर मैक ऑपरेटिंग, अगर आपके पास जो लैपटॉप है मैक लैपटॉप है, तो उसमें उसका जो टर्मिनल होता है वो आप यूज करोगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ठीक है, तो ये मैं रेडिट पे लॉगिन कर लिया हूँ। तो इस तरह आप लोग लॉगिन करोगे अगर आप रियल टाइम में पुट्टी का या आपके पावर शेल का, है ना, मैक हो तो टर्मिनल का। ठीक, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पेरेंट्स साइज। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक कमांड्स आपको मैं बताता हूँ। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको रूट यूजर में आना है जैसे कि मैं अभी किस यूजर में, देखो ये प्रॉम्प्ट क्या बता रहा है, पहले ये समझते हैं अपन। ये जो प्रॉम्प्ट हो रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यूजर का नेम क्या है। ठीक है, ये यूजर का नेम है, EC2 हाइफन यूजर। ये आपके मशीन का नेम है। जैसे आपके विंडोज में जब आप लॉगिन करते हो तो वो यूजर का नेम होता है, लेकिन आपके कंप्यूटर का भी नेम होता है ना, तो दैट इज कंप्यूटर नेम। एक मिनट रुकना। ठीक है ना, तो मैं बोल रहा था ये जो प्रॉम्प्ट है जब हम लॉगिन करें तो हमें ये दिख रहा था, हमने CLI पे लॉगिन किया तो हमें ये दिख रहा। इसका मतलब क्या है, तो ये जो पार्ट है ये बताता है कि यूजर किस यूजर से आप लॉगिन करे हो। ठीक है, ये बताता है कि कंप्यूटर का नेम क्या है। ठीक है, मतलब आपके होस्ट नेम क्या है बेसिकली। ठीक है, ये टिल्ड बता रहा है कि अभी आप होम लोकेशन पे हो। होम लोकेशन मतलब इस यूजर के होम लोकेशन पे हो। ये टिल्ड क्या बता रहा है, ये जो टिल्ड बना हुआ है ये बता रहा है कि आप इस यूजर की होम लोकेशन पे हो। ठीक है, ये डॉलर क्या बताता है, ये डॉलर बताता है कि जिस यूजर से आप लॉग इन हो वो एक स्टैंडर्ड यूजर है। दो तरह के यूजर होते हैं, एक एडमिन और एक होता है स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड यूजर है, नॉर्मल यूजर है। ठीक है, डॉलर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दूसरे यूजर में लॉगिन होना है, तो जैसे मुझे रूट में लॉगिन होना है। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, नीचे सेट कर दो, पासवर्ड सेट कर लूं पहले मैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रूट में लॉगिन होना, तो आप क्या लिखोगे, SU स्पेस हाइफन, या तो आप नेम डिफाइन कर दो, या तो नेम जैसे आपने बोला रूट पे लॉगिन होना है, तो या तो आप रूट लिख दो या तो एंटर मानो, दोनों में रूट में ही जाएगा वो। ठीक है, अगर आप कोई यूजर का नाम डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, और या तो आप रूट भी लिखते हो, ठीक है, तो वो रूट में ही जाएगा। अगर आप कोई यूजर का नाम डिफाइन करोगे तो वो उस यूजर पे जाएगा, लेकिन अगर नहीं डिफाइन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट किधर जा रहा है, वो रूट पे ही जाएगा। पासवर्ड पूछ रहा है, जो पासवर्ड है डालो, तो आप आ गए रूट पे। कैसे पता चला रूट पे आ गए, तो ये देखो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जैसे मुझे अपने कंप्यूटर का नेम चेंज करना है, तो मैं बोलता हूँ होस्ट नेम चेंज कर दो डेमो से। एक बार इससे एग्जिट हो और वापस लॉगिन करते हैं अपन, तो ये देखो होस्ट नेम चेंज हो गया। ठीक है, अभी आपको अगर ये देखना है, फॉर एग्जांपल आपको नया यूजर बनाना है। ठीक है, तो यूजर किस तरह बनाते हैं, तो यूजर ऐड कमांड से आप यूजर बना सकते हो। यूजर ऐड स्पेस, जो भी आपको यूजर बनाना, जैसे कि इस तरह यूजर बना लिया अपने, हमने ये यूजर बनाया लिनक्स 1 नाम का। ठीक है, अब इस यूजर का पासवर्ड सेट करना था, पास WD। ठीक है, तो ये पासवर्ड सेट हो गया।
ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड हमने सेटअप कर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे मुझे इसमें लॉगिन करना है तो मैं लिखूंगा सिंपल su-linux यूजर का नेम मतलब, ठीक है, और मैं एंटर मारा। ठीक है, मैं आ गया। देखो इसने ये मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं रूट पे था, और जब आप रूट पे हो और रूट से दूसरे यूजर पे जाओगे तो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरे यूजर पे हो और उस यूजर से दूसरे यूजर पे जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जिट होता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट होता हूँ और मैं EC2 पे आ गई। एक यूजर है EC2 हाइफन यूजर, ठीक है। इस पे मैं लिखता हूँ su-linux 1। देखो पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं रूट में था तो मुझसे उन्हें पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि रूट सुपर यूजर है। सुपर यूजर को कुछ भी ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने हमसे पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि जिस लोकेशन में मैं अभी हूं उस लोकेशन में कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर है। क्योंकि ग्राफिकल तो है नहीं, ये हमें देख तो सकते नहीं, हम कमांड के थ्रू ही वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मुझे देखना है कि इस लोकेशन में, जिस लोकेशन में अभी हूँ, पहले देख लेते तो हम किस लोकेशन में हो। तो वो देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझे बता देगा अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं इस पाथ में हूँ, इस लोकेशन में हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे LS चलाता हूँ तो अगर जो भी डायरेक्टरीज या जो भी फाइल्स होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी इधर पे कोई भी फाइल्स एंड फोल्डर नहीं है या फाइल्स एंड डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, इस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, तो कैसे जाएंगे? तो CD स्पेस उसका पाथ लिखो, जिधर पे जाना है आपको, जिस लोकेशन पे जाना है उसका पाथ लिखो। CD स्पेस ये पूरा पाथ लिखेंगे हम, जैसे कि मुझे जाना है ETC के अंदर जाना है, ठीक है। अब मैं CD यानी चेन डायरेक्टरी स्पेस /etc ये मेरा पाथ है, ठीक है। मैं इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर LS चलाऊंगा तो मुझे दिखा देगा कि कौन कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है। तो LS-L चलाओ, तो ये आपको बता देगा कि भाई इसमें से कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है, ठीक है। हालांकि सब कुछ फाइल ही है यहाँ पे, बट टाइप्स होते हैं फाइल्स के, ठीक है। तो ये जिसके सामने D लिखा हुआ है वो होती डायरेक्टरी टाइप की फाइल, ठीक है। और जिसके सामने हाइफन लगा हुआ है दैट इज नॉर्मल फाइल्स। ये देखो जैसे ये है, ये नॉर्मल फाइल्स है। जैसे ये है तो ये आपकी डायरेक्टरी फाइल्स है, ठीक है। जैसे ये L लिखा हुआ है तो ये शॉर्टकट है। विंडोज में बनाते हैं ना अपन शॉर्टकट, इसी तरह ये शॉर्टकट है, ठीक है। चीज और देखो कि यहाँ पे हमने जब ये जो दिखा रहा है ये उसकी साइज दिखा रहा है कि भाई इस डायरेक्टरी की साइज इतनी है, इस फाइल की साइज इतनी है, ये दिखा रहा है। बट ये किस में दिखा रहा है? बाइट्स में दिखाना है। अगर इसको अपन ह्यूमन रीडेबल में देखना चाहते हैं, मतलब KB या MB या GB में देखना चाहते हैं, तो L के साथ H लगा दो, ठीक है। तो ये देखो ये आपको दिखा दे रहा है के के का मतलब KB में है, ये देखो। ठीक है ना। अभी अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर आना है, एक स्टेप, मैं भी किस डायरेक्टरी में हूँ तो मैं PWD कमांड से देख सकता हूँ मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। इस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। इससे एक स्टेप बाहर है मतलब मैं ETC के अंदर हूँ। इससे पहले क्या है, स्लैश है, ठीक है। ये स्लैश एक एक डायरेक्टरी है, दूसरी डायरेक्टरी ETC है। तो अगर मुझे एक स्टेप बाहर आना है तो CD स्पेस डॉट डॉट, तो मैं एक स्टेप बाहर आ गया, ये देखो, ठीक है। अब मुझे वापस जाना जहां मैं पहले था वहीं मुझे वापस जाना है। तो हाइफन CD स्पेस हाइफन से मैं वापस वहीं चले जाऊंगा जहां मैं पहले था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है जो हमने देखी,
ठीक है, इस तरह हमें लिनक्स में काम करना है। जैसे अगर आपको ये देखनी है कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही, तो टॉप कमांड से देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस चल रही है, कौन सी प्रोसेस ज्यादा रैम ले रही है, कौन सी प्रोसेस ज्यादा सीपीयू ले रही है, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये रियल टाइम आपको बताता है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग बताता है। ठीक है, सो इसको यहीं तक रहने देते हैं।